हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट। तो फाइनली आज मिल ही गया क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप 12th हिंदी में कोई ऐसा पेपर लेकर आइए जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार हमारे एग्जाम में आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर है। देखो पेपर कोड आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मैं पेपर इस वीडियो में लेकर आया हूं ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल पेपर है। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। ठीक है, देखो पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। बहुत मेहनत से मैंने ये पेपर ढूंढा है आप सभी के लिए, तो पेपर को खूब ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देखकर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से पता है। और अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के पेपर चाहिए विथ सॉल्यूशन, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय से क्लासेज मिलते रहें। ठीक है, तो ये हिंदी का आपका पेपर है। नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए हमारा टारगेट है अब की बार भैया हिंदी में 100 में कम से कम हम 95 प्लस लेकर आएंगे। ये हमारा टारगेट है, आप लोगों को साथ देना है, हम टारगेट पूरा करके रहेंगे। अब देखिए हिंदी का पेपर हमारा 2 खंड में होता है, एक खंड का और दूसरा खंड खा। खंड का जो होगा ये 50 नंबर का रहेगा, खंड खा भी 50 नंबर का रहेगा। मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये हिंदी गद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य से, आपको 5 नंबर उसके लिए मिलेगा। फिर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य से, उसके लिए 5 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ध्यान से समझो। का 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? जिसको जिसको आंसर पता है पहले ही कमेंट कर देना आप लोग। फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड है श्याम सुंदर दास, फोर्थ है बालकृष्ण भट्ट। भैया 100 अजान एक सुजान इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट होगा। जिसको पता है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दे देना, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, खा देखो, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर आप में तो है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ये पूरा चैप्टर आप में दिया गया है। मैंने कहा है पहले ही आपको, जितने भी लेखक और कवि हैं उनका चैप्टर का नाम और उनका नाम याद कर लो, और उनकी जो रचनाएं हैं उनको याद कर लो, उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आती हैं। और ये तो पूरा पेपर ही स्पेशल है, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए पूरे 100 नंबर का जो पेपर होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग ध्यान से देखो, जो भी देखो पूरा देखो, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। गा देखो, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? आपके 12th में ध्रुव यात्रा कहानी है, इसके लेखक कौन है? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? भैया इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, आपका 4th ऑप्शन सही होगा। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। घा वाला देखो, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के या भावात्मक निबंधों के? भैया विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं वो ललित निबंधों के निबंधकार हैं। निबंध भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हिंदी गद्य साहित्य का। एक और क्वेश्चन होगा, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य साहित्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अंगा नंबर इसी में क्वेश्चन है 5 नंबर। देखो सब क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, सामने दिया गया है, ध्यान से देखना। अंगा नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? आपके 12th में इनका भी चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भैया इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक। तो इनको फटाफट लिख देना। ठीक है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखते हैं इसको भी मैंने आपको बताया है, आप लोग जाकर सर्च करना यूट्यूब पर 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखे। शुभम लेक्चरर आपको क्लास
मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन हैं? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर गियर्सन, गारसा द तासी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भैया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान गारसा द तासी हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये सबसे पहले वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। ठीक है, खा देखो, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को किस धारा का कवि हम लोग मानते हैं? ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा का, राम मार्गी शाखा का, सूफी काव्य धारा का या सगुण भक्ति काव्य धारा का? भैया मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो आपको पता ही होगा शायद। गा देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? भैया रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था हमारे, कौन है बताइए? आप लोगों को शायद पता होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। देखो पूरे 100 नंबर का पेपर हमें सॉल्व करना है, तो हम अपने जो 3 नंबर गियर है उसको 4 नंबर गियर में लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। घा देखो, लहर के रचनाकार कौन है? लहर के रचनाकार कौन है? सबको पता है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? भैया लहर के अगर आप रचनाकार नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, लहर के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं, कामायनी लहर, झरना, आंसू, इसके लिए रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। अंगा नंबर, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। हिरोशिमा कविता, इसके रचनाकार कौन है? फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, थर्ड है महादेवी वर्मा, फोर्थ है माखन लाल चतुर्वेदी। भैया ये हमारे हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यहां तक इनका नाम है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये हैं हिरोशिमा कविता के रचनाकार। तो ये थे आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के। आपको टोटल 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्नों का दिया जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने महत्वपूर्ण गद्यांश पे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे अपना महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर का भैया ये आता है, तो इसको तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते भाई। ठीक है, देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दिया क्या जाएगा, ये गद्यांश यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे जाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दो, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। मान लीजिए बाई चांस आपको ये वाला गद्यांश नहीं पता है, तो अथवा लगा रहेगा, आप ये दूसरा कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, मतलब इसमें भी गद्यांश रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। चलो हम फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला ही कर देते हैं। देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये आपका भैया हो गया गद्यांश। इसके नीचे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। कैसे पहचानोगे ये किस पाठ का है? देखो आप लोग पाठ का नाम लेखक का नाम पहले ही याद कर लो, अब पहचानना है तो उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो इसमें राष्ट्र कहीं ना कहीं होगा, देखो ये राष्ट्रीय है, यहाँ पे राष्ट्र है। ठीक है, कई जगह यहाँ पे राष्ट्र का यूज हुआ है, यानी कि ये हमारी देखो राष्ट्रीय है, यानी कि ये राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना, पहचानना है तो आपको गद्यांश में ही ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अभी दूसरा भी मैं बताऊंगा, तो ये आपका हो गया भैया 2 नंबर कंप्लीट। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं भैया, गद्यांश का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है सबको एक ही वीडियो में मैंने सॉल्व कराया, तो जाकर 10 नंबर कंप्लीट कर लेना इस क्लास को देखने के बाद।
दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, रेखाएं, इतने का व्याख्या करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको कैसे व्याख्या करेंगे। देखो भैया, कुछ अलग नहीं लिखना होता, इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा अपने स्टाइल में चेंज करके इसी से रिलेटेड लिख दोगे। जैसे ये 3 लाइन में है, आप 6-7 लाइन में लिख दीजिए, 5-6 लाइन में, आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। ठीक, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है, ठीक, बस हो जाएगा काम। तीसरा देखो, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य भैया, देखो जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया। अगर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। दूसरी तरह से मैं बताऊं तो ऐसे लिख देना, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। जन का प्रवाह का मतलब यह है कि जन का प्रवाह जो है वो अंतहीन होता है, यानी कि अनंत होता है। वही चीज हम दूसरे भाषा में बोल रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र से निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, काम हो जाएगा, 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। गद्यांश में कुछ नहीं होता, सबका आंसर इसी में मिलता है। गद्यांश सॉल्व करने का मैंने ट्रिक भी बताया है, आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। चौथा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे ना, कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला आधा नंबर भी नहीं काटेगा। वही चीज है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। सेम चीज यही लिख दो भैया, नंबर मिल जाएगा। तो सारे गद्यांश के क्वेश्चन का आंसर इसी में होता है। चौथा, पांचवा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। मतलब आप कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के नए घाटों का निर्माण होगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आप श्रम नहीं करेंगे, मतलब कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा उत्थान के घाटों का निर्माण। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। तो कुछ स्पेशल नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। मैंने हिंट दे दिया है। ऐसे कुछ और भी गद्यांश है जिसमें बहुत आसान होता है लिखना, ठीक है। अथवा लगा है, ये दूसरा देखो, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। देखो ये किस चैप्टर का है, आप तुरंत पहचान गए होंगे। एक का मैंने बता दिया, एक आप खुद कीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आपका होमवर्क है। खुद इसको करना, देखना कि हम कर लेते हैं कि नहीं। देखो ये किस चैप्टर का है मैं बता देता हूं। देखो अशोक आपके इसमें आ गया। अशोक का मतलब ये अशोक के फूल चैप्टर का है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपका 2 नंबर कंप्लीट ही हो गया। गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए, हो गया भैया, ठीक। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या वही सब लिखना है जो इसमें ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। तो ये आपका गद्यांश वाला पोर्शन हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। अभी तो हमने सिर्फ 20 नंबर कंप्लीट किया, 10 नंबर बहुविकल्पीय का, 10 नंबर गद्यांश का। अब चलिए देखते हैं पद्यांश को। अब देखो स्टूडेंट, पद्यांश जो हमारे एग्जाम में आता है वो भी गद्यांश की तरह ही होता है, लेकिन ये हिंदी पद्य से रहेगा। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, 10 नंबर। मतलब आपको एक पद्यांश दे दिया गया, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन, वही सेम प्रोसेस, 2 2 2 2 2, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आंसर देना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, आप दूसरा वाला कर सकते हैं। चलो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। देखो इसको पहचानो, ये किस चैप्टर का है। देखो पद्यांश जो है वो गद्यांश के इतना आसान नहीं होता है भैया। गद्यांश में तो आप आंसर ढूंढ ढूंढ के आसानी से लिख देंगे, लेकिन पद्यांश में आपको इसका हिंदी मीनिंग जब अच्छे से पता होगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। देखो, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र राशि निशा उत्तेश टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। ये हमारे किस चैप्टर का है बताइए। भरत का नाम आ गया। ये कैकेयी का जो अनुताप चैप्टर है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक सब में रहता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक मिलेगा। तो क्या कह रही हैं यहाँ पे, कैकेयी जी अनुताप कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, जो उन्होंने राम जी को वनवास भिजवाया था ना, उसका पश्चाताप वो कर रही हैं। देखो, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, मतलब दुर्बलता का मतलब क्या होता है,
दुर्बलता कमजोरी का ही चिन्ह, प्रतीक, विशेष शपथ है यानी कि शपथ है। मतलब कई भारत की सौगंध खाते हुए राम जी से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मतलब जो शपथ लेता है, जो कसम खाता है ना, इसका मतलब वो बेटा दुर्बल है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबला जन का मतलब होता है नारियां, ठीक है, नारी जो होती हैं उनके लिए कौन सा पथ है? कौन सा पथ का मतलब रास्ता या मार्ग होता है। लेकिन वो कहती हैं स्त्रियों के लिए इसके अलावा अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। मतलब जो स्त्रियां होती हैं ना, वो बात बात पे कसम खाने लगती हैं, शपथ लेने लगती हैं, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो, ठीक है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, फिर वो कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि राम जी के वनवास में अगर मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, यानी कि तो मैं अपने पति के समान स्वयं अपने पुत्र को भी खो दूं। वो कहती है कि मुझे राम जी के खिलाफ भरत ने नहीं उकसाया था, ठीक है, वो मैंने खुद अपनी मर्जी से किया था। तो कहती हैं अगर उन्होंने, भरत ने मुझे उकसाया हो तो मैं अपने पति के समान पुत्र को भी खो दूं, यानी कि दशरथ जी के समान मैं भरत को भी खो दूं, वो ऐसा कहती है। फिर वो कहती है ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। फिर वो कैकेयी कहती है, कैकेयी जी, कि ठहरो मुझे मत रोको, जो मैं कहता हूँ उसको तुम सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। फिर वो कहते हैं इतना बड़ा पाप करके क्या मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, यानी कि थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप न करने पाऊं। थी सनछत्र राशि निशा उत्तेज टपकाती, ठीक है, इसको समझो भैया। यानी कि थी सनछत्र, सनछत्र का मतलब होता है तारों सहित, राशि शशि, यहाँ पे शशि रहेगा, शशि निशा, शशि निशा का मतलब होता है चांदनी रात, ठीक है। उत्तेज टपकाती, वो जो है ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु बहा रही हूँ, आंसू बहा रही हूँ, ऐसा लग रहा था, ठीक है। थी सनछत्र राशि निशा ओस टपकाती, यानी कि कैकेयी के यह सब कहने के दौरान जो तारों से भरी जो चांदनी रात है ना, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ओस के रूप में वो अश्रु बहा रही हो, जल मतलब आंसू बहा रही हो। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और वहां पे जो नीरव सभा, जो वहां पे शांत सभा थी ना, नीरव का मतलब होता है शांत, जो सभा थी वो हृदय थपकाती, वो हृदय को थपका थपका के रो रही थी, ठीक है। मतलब थी सरछत्र रास निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, यानी कि कैकेयी जी जब अपनी पश्चाताप कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात जो है, तारों से भरी जो चांदनी रात है, वो ओस के रूप में अपने अश्रु को, अपने आंसुओं को बहा रही हो, और नीचे जो मौन सभा है वो हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी, वो रो रही थी, ऐसा लग रहा था। अब क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, का है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखे। भैया पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। खा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या कर देनी है, जो मैंने बताया उसी को लिख देना बस। गा दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है? तो भैया सिंपल सा तो है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। देखो पूछा जा रहा है दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। इसे कौन किससे कह रहा है भैया? तो इसे जो है राम और भरत के संवाद को सुनकर राम और वहां उपस्थित सभा के समझ कैकेयी जी कह रही हैं, मतलब इसको कैकेयी जी राम और सभा से कह रही हैं, ठीक है। घा देखो, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका, किसके प्रति है? तो भैया ये भी कैकेयी जी का कथन है, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ये कथन राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी ने कहा था। मतलब राम जी के और जो सभा बैठी थी उसके सामने कैकेयी जी ने कहा था। अंगा नंबर, नीरो सभा की क्या स्थिति थी? भैया मैंने बताया कि नीरो सभा जो शांत सभा थी ना, वो स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, रो रही थी। देखो लिखा है रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। तो ये भी आपका पांचों क्वेश्चन का आंसर होगा, दो दो नंबर 10 नंबर आपको मिल जाएगा। पद्यांश का भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, बस आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी मैं हटाता हूं। अथवा लगाए, देखो अथवा लगाए दूसरा दिया है, मान लीजिए आप बाई चांस वो नहीं जानते हैं तो दूसरा वाला आप कर सकते हैं भाई, आपके पास ऑप्शंस हिंदी में बहुत होते हैं। देखो, दुख की पिछली रजनी बीत बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीन नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल।
देखो ये हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का है, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है सेम उसी तरह। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखे, तो पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, बाकी सब वही सेम है। तो इसको भी आप एज अ होमवर्क आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और खुद इसको करना, क्योंकि एक मैं आपको बता रहा हूँ और अभी पूरा हमें 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है भाई, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन वाला आप खुद देख लेना। 5वें का है। अब जीवन परिचय पे आते हैं, जो साहित्यिक परिचय आता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। देखो 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। देखो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग अगर सर्च करोगे, किसी का भी सर्च करोगे, पीछे शुभम लेक्चर लगा देना, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक, अब तीनों जो यहाँ पे दिए गए भैया, यही तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो ये लेखक का है। अब देखो जीवन परिचय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास पूरा मिल जाएगा। देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर का। अब कवि, जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय आता है ना, वैसे कवि का भी आता है। देखो जैसे महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। अब भैया मैंने इसको पहले भी आपको बता चुके हैं हम, आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं जब तक शुभम सर हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। कहानी भैया तो मैंने आपको बताया ही था, इसका 5 नंबर एकदम फिक्स होता है। आप लोग क्या कीजिए, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी अगर आप पढ़ लोगे ना भैया, ये 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। बस तीनों का आप सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ देना। जैसे पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों, बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब बहादुर या फिर पंचलाइट, दोनों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखो। मान लो दोनों नहीं पता है तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखो। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से सिर्फ एक ही लिखना है। चाहे आप बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दो, नहीं पता दोनों तो आप ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दो। मान लीजिए ध्रुव यात्रा का नहीं पता तो आप केवल पंचलाइट का लिख दो। मतलब एक ही करना है, 4 ऑप्शन है, तो कभी 3 कभी 4 ऐसे दे दिए जाते हैं, तो आपको करना होता है। एक और टॉपिक हमारा है, तो आप कहानी में पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस यही 3 कहानी पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, खंड काव्य 7 नंबर है। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा। इसमें खासियत क्या है, देखो खंड काव्य में जैसे श्रवण कुमार का यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो रश्मि रथी का दे दिया गया, मुक्त यज्ञ दे दिया गया, सत्य की जीत, त्याग पथी और आलोक वृत्त। ये 4-5 तरह के होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी हमें कौन सा पढ़ना है। देखो भैया ये अलग अलग जिलों को ग्रुप वाइज रखा गया है। जैसे कुछ जिलों में श्रवण कुमार होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में त्यागपथी, किसी में आलोक वृत्त। यही एक ऐसा टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। जैसे कुछ जिलों में दूसरा है, कुछ जिलों में दूसरा है, तो ये आपको खुद पढ़ना होता है। नाम ही है स्वपठित खंड काव्य, मतलब खुद आप पढ़िए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा खंड काव्य हमारे जिले में है, तो आप लोग करना एक काम, कमेंट में अपने जिले का नाम लिख देना। अगर आपको खंड काव्य पता है तो खंड काव्य का भी नाम लिख देना। नहीं पता तो आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लो, या आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है या जो बुक है उसमें भी दिया रहता है। ठीक, तो ये करना आप लोग। तो हमारा खंड का यहीं पर फिनिश हो जाएगा। अब खंड खा पे हम लोग आएंगे। खंड का में क्या क्या था हमारे, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल ऐड करो तो 50 नंबर आपका हो जाएगा। खंड खा पे चलेंगे। इसमें सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो संस्कृत का पोर्शन जो है खंड खा में रखा गया है। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का पूरे रहेगा। जैसे देखो संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदास्यः, अन्ये च भास भारव भव्य भूत्यादयो। ठीक है, ये किस चैप्टर का है, देखो मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। ये गद्यांश देखो इसका संदर्भ के साथ व्याख्या करता है। तो संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अवतरित है। बस इतना लिख देना, 2 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर आपका हिंदी अनुवाद का मिलेगा। तो मेन चैप्टर जो थे उनको मैंने बता दिया है। आप लोग क्या कीजिए, संस्कृत भाषा या महत्तम, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता और महामना मालविया, ये 4 चैप्टर के आप
अच्छे से हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, आपका 7 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ये तो संस्कृत भाषा या महत्तम का है, यहाँ तक है। इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे, नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच, ठीक है, ये हमारे दे दिया गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का, इससे भी आ जाता है। तो आप संस्कृत के जो भी चैप्टर है भैया उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लो, कहाँ ज्यादा चैप्टर है, 5-6 चैप्टर होगा ज्यादा से ज्यादा, तो उसको पढ़ क्यों नहीं लेते। 7 नंबर आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा, और 7 नंबर का आपका देखिए हिंदी संस्कृत का श्लोक भी आता है, 7 इसका 14 नंबर आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए अगर 4-5 चैप्टर पढ़ना ही पड़े तो क्यों ना पढ़ लें हम हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो खा देखो, दिए गए पद्यांश या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे, इसको छा कर दीजिएगा, प्रिय वादिनम वर्त ऐसा दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, ये आपका है, ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। देखो पद्यांश की बात करें तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों उसी चैप्टर का दिया गया, सुखार्थिना को तो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, दोनों उसी चैप्टर का दिया गया। लेकिन हाँ, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिसमें एक आध श्लोक हैं, उसको आप लोग पढ़ लेना, बाकी कुछ खास नहीं है। तो श्लोक के लिए आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो, और कुछ चैप्टर और हैं उनके श्लोक पढ़ लो भैया। ये 7 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये 100% फिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। चलो अब आते हैं हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे। इसमें सबसे पहले हमारा दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियां, 9 नंबर मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया है। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। मतलब 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ पूरा करना। जैसे आप लिख सकते हैं कि इलेक्शन के चुनाव के दौरान जो नेता हैं वो वोट मांगने आते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ही लिख देना, हो जाएगा। घी के दिए जलाना, मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, घी के दिए जलाना भाई, लाभ होगा प्रसन्नता होगी। एक पंथ दो काज, मतलब एक काम से दोहरा लाभ, एक पंथ दो काज। ठीक है, एक काम से दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, मतलब एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर, ये तो आपका हो गया, एक करना है, 4 में से एक कर लोगे, इतना तो इजी है। 10 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 नंबर का रहेगा। मतलब एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये अपठित गद्यांश आपका है, देखो यहां से यहां तक आपको पढ़ना है, फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे इसी से संबंधित, इसका आंसर देना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। अथवा लगा है, मान लीजिए वो वाला नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। ये दूसरा गद्यांश दिया गया, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, देखो 1 2 3। ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट वाला कर देते हैं। चलो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ध्यान से समझना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हिंदी व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। टेंशन मत लो जब तक आपके सर जी हैं। ठीक है, देखो पहले इसको पढ़ो, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, देखो ये सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शरीर और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उससे मानसिक पीड़ा होती है। भैया ध्यान से पढ़ना, इसके नीचे क्वेश्चन का आंसर भी हमें देना है। देखो क्या है, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो यही वाला उठाकर लिख दो। देखो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। ठीक है, बस इतना लिख दो, 2 नंबर, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। शायद पहले 1 नंबर था, अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, मतलब 1-2 ऐसे होता रहेगा, हो सकता है ये 2 लिखा रहे, ये 1 रहे। ठीक है, तीनों का आंसर देना है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। इतना लिख दो भैया, यहां से लेकर यहां तक 2 नंबर कंप्लीट। मतलब जैसे ही वरिष्ठ नागरिक, जैसे ही आर्थिक उपयोगिता में उसकी कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। बस हो गया। यहाँ और थोड़ा सा बढ़ा कर भी लिख सकते हैं, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है, या ऐसे इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने में मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है, तो देखो यहां से लिखना है आपको,
यहां से लेकर यहां तक लिख देना इसका आंसर। क्या क्या पीड़ा होती है? तो वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। बस इतना लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, मतलब जो गद्यांश दिया गया है उसी के नीचे आपको इसका आंसर, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। नहीं पता तो आप अथवा वाला कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से आप लोग देखना, स्क्रीनशॉट लेकर खुद से इसको सॉल्व करना। ठीक, इसको मैं हटाता हूं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी बढ़ते चलो, अभी तो हमारा पेपर बाकी ही है। देखो, ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस रहेंगे। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ये शब्द युग्म है, जैसे फर्स्ट है अभय उभय, इसका सही अर्थ क्या होगा, यही आपको लिखना है मेरे स्टूडेंट। देखो, आ है भय पूर्ण और भय रहित, बा है भयहीन और दोनों, सा है आकाश और पृथ्वी, दा है आशा और लापरवाही। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका भयहीन और दोनों। देखो, अभय का मतलब भयहीन, जिसको कोई डर ना हो, भयहीन। उभय का मतलब दोनों, तो आपका भैया यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में शब्द है उसका अर्थ बाद में होगा। दूसरा देखो, कुल कूल, कुल कूल, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो पूरा और अधूरा, यहां और वहां, इस और उस और, वंश और किनारा। देखो, कुल का मतलब होता है वंश, कूल का मतलब होता है किनारा, तो आपका दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कूल और किनारा। सिंपल सा तो है। देखो, 2 नंबर कंप्लीट। अब खा वाला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर बहुत ईजी है। जैसे पत्र, पत्र को और किन नामों से जानते हैं? क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द है, तो इसके 2 अर्थ आपको लिखने हैं। तो पत्र को हम पत्ता लिख सकते हैं, पंख लिख सकते हैं, दोनों आप लोग लिख लेना, पत्ता पंख। तीर, तीर को हम तट सीमा, ये लिख देंगे। अनंत, अनंत को हम आकाश विष्णु, ये लिख देंगे। भैया हमारा 2 नंबर कंप्लीट। गा देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट, जिसका ज्ञान कम हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान या अक्षम। भैया अल्पज्ञ बोलेंगे, जिसका ज्ञान कम होगा उसको हम अल्पज्ञ बोलेंगे, मतलब कम ज्ञानी। ठीक है। दूसरा, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, इसको क्या बोलेंगे? सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या दावाग्नि। भैया दावाग्नि बोलेंगे, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। बस हो गया। घा देखो, वाक्य संशोधन है, ये सब हिंदी व्याकरण है, इजी होता है। ठीक है, सर्फ एक्सेल इजी बस। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। नहीं भैया, 2 लोग हैं, तो इसको रहा है के जगह पर रहे हैं कर दो। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं कर दोगे, आपका सही हो जाएगा। दूसरा, सूर्य पूरब में निकलता है। नहीं बेटा, सूर्य पूर्व से निकलता है। पूर्व को ऐसे लिख देना और से को ऐसे लिख देना, पूर्व से निकलता है। ठीक है। चलो, तीसरा, मैं कलम के साथ लिखता हूं। नहीं, मैं कलम से लिखता हूं, के साथ के जगह पर से कर देना, मैं कलम से लिखता हूं। कलम के साथ थोड़ी ना लिखते हो आप, कलम से लिखते हो। चौथा, पुत्री पराया धन होता है। नहीं, पुत्री पराया धन होती है, सिर्फ होता को होती कर देना, बस सही हो जाएगा। बस यही सब सही करना होता है। 2 करना था, मैंने चारों बता दिया। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और 100% फिक्स टॉपिक है ये। देखो, रस छंद अलंकार, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखो। 2 नंबर। खा, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर ये भी रहेगा। ठीक है। गा, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर। भैया 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का, 2 नंबर अलंकार का, टोटल 6 नंबर का ये आता है। 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करा दिया है। बस आप लोग यूट्यूब पर जाना, सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, सब के सब मिल जाएंगे। 6 नंबर एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो क्यों ना जाकर देख लें। अब पत्र लेखन पे आते हैं। 13 नंबर, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। 6 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। 6 नंबर। दोनों में से कोई एक करना है। पत्र कैसे लिखते हैं, कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है। 5 मैंने जो टॉप 5 जो हाई रेटेड 5 स्टार वाले पत्र हैं उसको मैंने बता दिया। 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का रहेगा। भैया 9 नंबर पूरे। तो कौन कौन से, देखो 5 टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरा प्रिय कवि।
5 आपको दिए जाएंगे, करना एक होगा। इसमें मेन हेडिंग होता है, कैसे आप लिखोगे हेडिंग डाल डाल के, वो आप जानो। तो निबंध का मैंने एक बहुत स्पेशल क्लास आपको बना कर दे दिया है वीडियो। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध, शुभम लेक्चर, जो टॉप 10 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है उनको भी मैंने बताया, और निबंध लिखना कैसे वो भी मैंने समझाया। तो जाकर देखो क्या कर रहे हो। तो आज का क्लास हमारा भैया यहीं पर फिनिश होता है। हमने पूरे हिंदी के 100 नंबर का पेपर देखा, का खंड का और खंड का, 50 नंबर का खंड का, 50 नंबर का खंड का, टोटल 100 नंबर का पेपर हमारा आज का हो गया। तो पेपर आपको कैसा लगा? देखो मैंने सॉल्यूशन भी जहां तक हो सका दिया आपको। तो बस आपको करना क्या, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जो भी आपको क्लास चाहिए भैया बेफिक्र होकर बोलना कि सर हमें ऐसा क्लास चाहिए। हम कमेंट आपका देखेंगे और आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।